हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे अपने चैनल ईडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम क्लास 5 की एनसीईआरटी में चैप्टर 1 द फिश टेल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में सबसे पहले राइम्स दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश swimming peacefully. So this special poem in 3 lines is called haiku. तो हाइकू किसे बोलते हैं? 3 लाइन के पोएम को हाइकू बोलते हैं। Such poems about nature are popular in Japan. ऐसे पोएम्स जो है जापान में बहुत पॉपुलर होते हैं। एक और हाइकू आपके बुक में दिया हुआ है। The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. तो कितना अच्छा हाइकू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? तो आपको कोई भी पोएम फिश के बारे में पता है? याद कीजिए, आपने बचपन में पढ़ी होगी या आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपने अक्सर टीवी पर सुना होगा। कौन सी? 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on the right. Correct. तो आप ये पोएम इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, Here are some drawings made by children. तो कुछ बच्चों ने देखो यहाँ पिक्चर में मछली बनाई है। तो देखिए इन मछली को बनाने के लिए कौन कौन से शेप्स यूज़ किए गए हैं, सोचिए ज़रा। सो व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? कौन कौन से शेप्स? पहले शेप्स आपको कौन कौन से आपने पढ़ा होगा? आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ये सब आपने शेप्स पढ़े होंगे ना। तो इसमें नेक्स्ट आपको यही कह रहा है, ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। तो एक आपको फ़िश बनाने के लिए बोला जा रहा है स्क्वायर और ट्रायंगल को यूज़ करके। तो कैसे बना सकते हैं? यदि हम अच्छा पहले ये बताइए, तो स्क्वायर होता क्या है? याद है किसी को स्क्वायर की प्रॉपर्टी? स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर को जब हम थोड़ा सा तिरछा करके डालेंगे तो वो एक फ़िश के मुंह के जैसे बन जाती है, यानी फ़िश का बॉडी बन जाता है। और ट्रायंगल को हम फ़िश का टेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बन गई अपनी मछली। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पे। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू। अच्छा आपको बताइए, आपने फ़िश की डिज़ाइन कहाँ कहाँ देखी है? आपने पेंटिंग्स में देखी होगी, कपड़ों पे देखी होगी, मैट्स पे देखी होगी, देखिए ना। तो वही चीज़ बता रहा है। नेक्स्ट है मीन मीन्स फिश। तो हिंदी में मीन का अर्थ होता है मछली। और वर्ड है ना मीनाक्षी, मतलब एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हो। सो कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज? आप किसी के बारे में ऐसा सोच सकते हैं जिसकी ऐसी आई हो? तो देखिए ये पिक्चर दिया हुआ ना, इस पिक्चर में भी इस लड़की की आंखें कैसी बनाई हुई है? मछली जैसी बनाई हुई है। तो नेक्स्ट आपसे यही कह रहा है, ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज। तो आपको एक फेस ड्रॉ करना है जिसमें मछली जैसी उसकी आंखें हो। नाउ फिशेस कैन बी वेरी डिफरेंट इन साइज। फ़िश बहुत डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी मछली है उसकी साइज़ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। आपको यहीं से पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश? अब जो सबसे बड़ी मछली है वो छोटी मछली से कितने टाइम्स बड़ी है? तो इसके लिए मुझे पहले बड़ी मछली का साइज़ पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है, द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। कौन सी है मछली? तो सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क है। एक्चुअली वो व्हेल नहीं है बट ये बहुत बहुत बड़ी मछली है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। अब यहाँ पर आपको फ़िश और व्हेल में डिफरेंस बताया गया है। व्हेल क्या है? एक मैमल है। व्हेल क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, हमारे जैसे मैमल्स जैसे हम लोग नोज से ब्रीथ करते हैं, ये एयर ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और जो फिशेस होते हैं
वो वाटर इनटेक करते हैं और फिर उनके गिल से गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर वेल्स आपके बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जबकि फिशेस क्या होते हैं, एग्स को ले करते हैं। सो द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। वेल शार्क क्या होती है, बहुत बड़ी दिखती है लेकिन वो जल्दी अटैक नहीं करती है, मतलब इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमंस, ये आदमियों पर अटैक नहीं करती है। द वन वेल शार्क इज़ एज लॉन्ग एज 18 मीटर। तो कितना साइज़ है वेल शार्क का, 18 मीटर। और सबसे स्मॉलेस्ट फिश का साइज़ आपके बुक में क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये सॉल्व करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले द साइज़ ऑफ स्मॉलेस्ट फिश इज़ 1 सेंटीमीटर, देन लिखेंगे द साइज़ ऑफ बिगेस्ट फिश इज़ 18 मीटर। इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, so it will be 1800 centimeter. So the big fish will be 1800 times bigger than the smallest fish. ये इसका आंसर होगा, राइट? आई बच्चों समझ में बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग, अब ये मछली इतनी बड़ी है तो इसका वज़न भी तो होगा, वेट भी तो होगा। अब इसका वेट कितना हो सकता है ये हम देखते हैं। सोचिए ज़रा, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग डैट इट, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। यदि 12 बच्चे एक के ऊपर खड़े हो जाएं तो कितना होगा वेट, गेस कीजिए। ऑन एवरेज यदि हम ले लेते हैं, एक बच्चे का वेट कितना होगा, 30 kg, और 12 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा, तो 12 × 30 इट विल बी 360 kg। बिग फिश का वेट है 16,000 kg। अब बताइए कितनी बड़ी मछली है। तो नेक्स्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, सो अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे, तो लिख लीजिए 30 kg। नेक्स्ट, सो 12 चिल्ड्रन like you put together will weigh about 12 × 30 equal to 360 kg. So how much more does the whale shark weigh than 12 children like to put together? तो कितना ज़्यादा है ये whale shark, तो हम इसको माइनस करके बनाएंगे कि कितने ज़्यादा है। इसके लिए हम करेंगे weight of whale shark minus weight of 12 children's die put together. So कितना होगा, 16,000 minus 360, it will come equal to 15,640 kg. So the whale shark will weigh 15,640 kg more than the weight of 12 children together. Next is the fish tail. आपको फिश की टेल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, इस फिश पिक्चर में ना 3 मछली दी हुई है। इन तीनों मछली को आप ध्यान से देखो। सो सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी। जो रेड कलर में जो फिश दी है उसकी जो टेल देखिए वो क्या है, उसके बॉडी से एकदम फ्लैट है। बट द टेल ऑफ अ व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs। लेकिन ये व्हेल की जो पूँछ है वो देखिए ऐसा लग रहा है ना ये 2 पैर है। हाँ, सो कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। अब आप ये किस किस मछली के बारे में बात हो रही है, क्या आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ, जो ये रेड वाली मछली है इसका टेल कैसा है, फ्लैट है, जबकि व्हेल का कैसा लग रहा है, 2 legged है। नाउ देयर इज ए स्कूल ऑफ फिश। हाँ, स्कूल का नाम सुन के क्या लगा कि आप बच्चे की मछलियाँ भी स्कूल जाती होंगी? ना ना ना। The fish like to swim together in a sea in a big group. It's called school of fish. स्कूल है यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। जब फिश एक ग्रुप में होती है ना तो उनको हम स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। सो इन देयर स्कूल दे फील सेफ। जब मछलियाँ एक साथ होती हैं ना तो बहुत सेफ फील करती हैं। क्यों? ताकि कभी क्या बड़ी मछली आ जाए तो कभी वो क्या करते हैं, कोई मछली बहुत सारी मछली का झुंड बना के एक बड़ी सी मछली का आकार बना लेते हैं, जिससे कि सामने वाली मछली उससे डर जाती है। छोटी मछली बड़ी मछली से डरती है तो एक साथ मिलके वो फाइट करते हैं, डराते हैं प्रेडेटर को।
तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है, डू यू फील सेफ़ इन योर स्कूल? आपको अपने स्कूल में सेफ़ लगता है? हाँ, हर बच्चा स्कूल में सेफ़ होता है। तो टू स्केयर अवे द बिग फिश को डराने के लिए छोटी मछलियाँ क्या करती हैं? दे ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर। क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है। एंड स्वेल अप, और ये फूल जाती हैं। फूलने के बाद क्या होता है? ये बहुत बड़ी दिखती हैं, और फिर ये जब लाइन में खड़ी हो जाएंगी या कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में खड़ी हो जाएंगी तो सामने जो मछली रहती है उससे भी बड़ी बन जाती हैं, और फिर बड़ी मछली डर के भाग जाती है। तो इस तरह अपने प्रेडेटर को भगाने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट दिया है, जिनसी यूज्ड द शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। अब इस जिनसी ने क्या किया है? बहुत सारे शेप्स यूज़ किए हैं, जिसमें इसका रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, सर्कुलर, कोन स्ट्रक्चर है। डिफरेंट सी एनिमल्स को बनाने के लिए यूज़ किया है। तो देखिए नीचे कौन कौन सा सी एनिमल दिया है? सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल। ईल के बारे में सुना है? ईल ऐसी मछली होती है जो आपको बिजली का झटका देती है अपने प्रेडेटर्स को अपने आप बचाव करने के लिए। और रेड स्नैपर, देखिए कैसी मछली है, आपने कहीं देखी है? नेक्स्ट आपको और एनिमल्स के नाम दिए हैं। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्यों? क्योंकि इसके 8 हैंड्स होते हैं। ऑक्ट मतलब 8, तो ऑक्टोपस। देन काम, पैरट फिश, प्रॉन। प्रॉन तो सबने ही देखा होगा, फिश मार्केट में जनरली प्रॉन मिल जाता है। कटल फिश, जेली फिश, हमने बहुत सारे एनिमेशन मूवीज़ और कार्टून में भी हमने जेली फिश देखा है। स्क्विड, सिल्वर पॉम्फ्रेट, ये भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। देन क्रैब तो सबने ही देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? आपने इनमें से कौन से एनिमल्स को पहले देखा है? तो जनरली जो मार्केट में आप देखते हैं, आपको यदि समुद्र के किनारे रहते हैं तो आपको लॉबस्टर, फिर ये सिल्वर पॉम्फ्रेट, ऑक्टोपस, क्रैब, प्रॉन, ये सारे फिशेस आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है, फिशरमैन इन देयर बोट। अब फिशरमैन क्या है? अपने बोट में है। आपने बोट देखा है? बोट किसके लिए यूज़ करते हैं? पानी में जाने के लिए हम बोट यूज़ करते हैं। सो हाउ मेनी हैव यू सीन द सी? आप में से कितने लोगों ने समुद्र देखा है? जिस लहरें उसकी आती और जाती रहती है। और आपने सी कहाँ देखा है? अब यदि हम अपने इंडिया की मैप की बात करें तो हमारे तरफ किधर किधर है? अरेबियन सी है, पे ऑफ बंगाल है, और यदि आप इसमें डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, नीचे इंडियन ओशन है। और आप यदि डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, गोवा में रहेंगे तो आप मिल सकते हैं, गुजरात में भी आपको सी ओशन देखने के लिए मिल सकता है। उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ। तो आपने कहाँ देखा है ओशन या सी? ये आपको यहाँ बताना है। डिड यू सी इट मूवी और रियल? क्या आपने ओशन या सी अभी तक सिर्फ मूवी में देखा है या सही में जो देखा है? सी के किनारे आपने बीच पर बैठ के देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? क्या लगता है आपको कि सी कितना गहरा होता होगा? सोचिए सोचिए कितना गहरा हो सकता है। तो सी, द डेप्थ ऑफ द सी इज़ मोर देन 500 फीट। ओके, सो डू यू नो हाउ टू स्विम? कितने को पता है कि हम कैसे स्विमिंग करते हैं? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव? यस, yes, I am scared of high sea waves. Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. तो इसका आंसर होगा yes, I can imagine the sea with waves rising high and it was amazing. Next, how high do you think the waves can go? अच्छा, तो हम छोटे छोटे वेव्स देखते हैं, आपको क्या लगता है वो वेव्स कितना ऊंचा जा सकते हैं? तो आपको पता है बच्चों, ये वेव्स 45 मीटर्स तक ऊंचे जा सकते हैं। सो आई थिंक द वेव्स कैन गो मोर देन 45 मीटर्स। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि फिशरमैन किसको कहते हैं? जो मछली पकड़ते हैं। ठीक है,
तो फिशरमैन इन देयर बोट गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। वेव्स कैसे जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं फिर ऊपर फिर नीचे, तो इनके बोट भी ऐसे ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट्स स्टिल डार्क। वो अपना ट्रिप कब शुरू करते हैं, जब एकदम अंधेरा रहता हो, सूरज निकलने से पहले ही वो लोग मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। नाउ सम गो ऑन सिंपल बोट्स मेड अप ऑफ लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। अब कुछ लोग कैसे बोट्स बनाते हैं, लकड़ी क्या होती है, हल्की होती है, पानी में तैरती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लकड़ी को ले लेते हैं और उसको जोड़ के क्या बना देते हैं, बोट बना देते हैं, लॉग का बोट बनाते हैं। लेकिन ये बोट सब जगह काम नहीं करती है, जैसे सी रफ होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे टाइड आते हैं, वहाँ पर ये लॉग नहीं काम करेगा और स्ट्रॉन्ग विंड में इसके टूटने के भी बहुत आसार होते हैं। देन दिस फिशरमैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। जब सी रफ होता है, हाई टाइड्स होती हैं, तब ये वाटर लॉग्स जो बोट होते हैं, वुड लॉग्स जो बोट होते हैं, वो तब इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। सो दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। ये लॉग बोट्स बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, यदि हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में विंड यदि बह रही है तो ये विंड हमें सपोर्ट करती है। सो दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन आवर। तो जब विंड इन बोट को सपोर्ट करती है तो ये 4 किलोमीटर 1 घंटे में ये ट्रैवल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो इसका सीधा कैलकुलेशन है, 1 आवर में 4 किलोमीटर, देन 2 आवर में इट विल बी 8 किलोमीटर। सो वी हैव टोटल 10 किलोमीटर, सो 2 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट ना, सो इट विल बी हाफ आवर में, इन हाफ आवर इट विल ट्रेवल 2 किलोमीटर। और वी कैन सिंपली डू बाय यूनिटरी मेथड लाइक 4 किलोमीटर in 1 hour, so 1 kilometer equal to 1 by 4 hours, so 10 kilometer it will be take 10 by 4, which will be equal to 2.5 hour. That is, so guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अब बताओ बच्चों, आप कितना तेज़ दौड़ सकते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप 1 घंटे में कितने तेज़ दौड़ सकते हैं, कितना जा सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर जा सकते हैं। सो आई थिंक आई कैन कवर 5 to 6 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट। नाउ फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। अब जब फिशरमैन समुद्र में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो वहाँ कैसे डायरेक्शन वो डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तब वहाँ पर वो विंड और सन की हेल्प लेते हैं। So many of us will be get lost and not able to find our way on the sea, where you only see water and nothing else. Next आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, look at the sun and find out the direction from it rises. तो आप कहीं भी नहीं है, आपको कुछ नहीं है आपके पास, तो आप सन को देख के अपना डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। सन जिस डायरेक्शन से राइज करता है उसे हम ईस्ट बोलते हैं, और ठीक उसके अपोजिट जहाँ वो सनसेट होता है वो वेस्ट होता है, ठीक है। एंड व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। तो ये पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में आपको पिक्चर को देख के बताना है कि ये बच्चा खड़ा है, अपने ईस्ट में क्या इंटरेस्टिंग थिंग दिख रहा है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं, सो आई कैन सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड द विंड ब्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। अब ये बच्चा यहाँ खड़ा है, यदि सन इधर है तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इन वेस्ट आई कैन सी अ हट एंड अ ट्री। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। जब फिशरमैन ओशन या सी में जाते हैं तब वो एक ऐसी प्लेस ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में और अच्छी मछलियाँ मिल पाए। दे स्प्रेड देयर नेट। कैसे पकड़ते हैं मछली, वो अपनी जाल बिछाते हैं और फिर उसके अंदर मछलियाँ आके फंस जाती हैं। सो दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर फिश टू कम आउट इन देयर नेट्स। सो लुक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अब फिशिंग के लिए कौन सी बोट्स यूज होती है, तरह तरह की बोट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। सम बोट्स हैव मोटर, कुछ बोट्स में मोटर लगे होते हैं। मोटर लगने के कारण क्या होते हैं, बोट्स काफ़ी फास्ट रन करते हैं।
and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. अब जब बोट्स बहुत अंदर तक जाएंगी तो वहाँ अंदर में जो मछलियाँ रहती हैं उनको पकड़ पाएंगे, तो वो जो मछली पकड़ेंगे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी. These boats travel faster at a speed of about 20 किलोमीटर इन आवर. क्या है, ये बोट्स बहुत तेज़ी से चलते हैं और ये ऑलमोस्ट आपको 20 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं. You are asked how far would a motor boat go in 3.5 hours. So in 1 hour it will go 20 kilometer. So in 3 hours it will travel 20 into 3 equal to 60 kilometer. And next is asking for half hour also. So in another half hour it will travel 10 kilometers. So total will be 60 plus 10, 70 kilometer. We can solve these questions using Nutri method simply. So in 1 hour 20 kilometers, so in 3.5 hours equal to 20 into 3.5, so it will be 70 kilometer. How much time will they take to go 85 kilometer? Now next questions they are asking time. So how much time it will take to go 85 kilometer? We will solve it by simply unitary method. For 20 kilometer they take 1 hour. So for 85 kilometer it will be 1 by 20 into 85. So 85 by 20 it will come around 4 hours 15 minutes. Now children see, यहाँ पर आपको बहुत के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पिक्चर में. तो कौन कौन सी बोट है? मोटर बोट है, 2 मोटर बोट की पिक्चर दी हुई है. मोटर बोट, लॉन्ग टेल बोट और बिग बोट मशीन. बिग बोट मशीन को हम ट्रॉलर भी बोलते हैं, ठीक है. तो द फिशरमैन्स आर नाउ वेरी वरीड. अब क्या हो गया, अब जिनके पास छोटी नाव थी वो क्या होगा, वो कम डिस्टेंस तक जाएंगे क्योंकि उनकी नाव एक तो मोटर उसमें लगा नहीं हुआ है, तो वो मैक्सिमम अब जो लॉक से पकड़ के लाएंगे वो तो मैक्सिमम 4 किलोमीटर जाएगी, वो भी जब विंड बहुत अच्छी होगी तब, उनके फेवरेबल कंडीशन में होगी तब. So now the fishermen are very worried. There are some very big machine boats trawled in the business. अब क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े बोट्स का यूज़ किया जाता है. They go far out and put their big nets deep in the sea. अब क्या होता है कि वो बहुत अंदर तक जाते हैं सी में और वहाँ अपने वो नेट डालते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली पकड़ पाए. दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश लिविंग अ वेरी फ्यू फिश नियर द शोर. अब क्या होता है कि मैक्सिमम मछली जो शोर पे आती है उससे पहले ही पीछे ही उन्होंने आग पकड़ लिया. अब पकड़ लिया तो जो फिशरमैन्स है, जो कम दूरी पे जिनके पास उतनी अच्छी बोट नहीं है, जिनके पास मोटर बोट नहीं है, जो लॉग बोट्स का यूज़ करते हैं, सिंपल बोट्स का यूज़ करते हैं, वो उतनी डीप तो जाएंगे नहीं. अब मछलियाँ पहले ही पकड़ा गई तो अब इधर मछलियाँ बहुत कम मात्रा में आएंगी, बहुत कम अमाउंट में आएंगी. तो अब ये जो छोटे मछुआरे हैं इन्हें अब कम मछली पकड़ने को मिलेगी. सो दैट्स वाई दीज फिशरमैन्स आर वेरी वरीड. सो यही चीज़ आपको यहाँ बताया हुआ है. दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश लिविंग अ वेरी फ्यू नियर द सी शोर. दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज. वो कई दिन तक सी में ही रहते हैं. दिस बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच स्मॉल बेबी फिश. अब ये बिग मशीन्स क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मछली पकड़ते हैं तो उतनी सॉर्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो ये क्या करते हैं, बड़ी मछली, छोटी मछली, बेबी मछली हो, जो भी हो, उसको सबको ये पकड़ लेते हैं, ठीक है. अब बेबी मछली पकड़ने से क्या होती है, बेबी मछली तो ग्रोन अप मछली होती नहीं है. अब यही बेबी मछली बड़ी होके फिर बिग फिश बनेगी ना, तो उससे पहले ही इन्होंने पकड़ लिया तो उससे अमाउंट कम हो जाती है. तो फिशरमैन इन स्मॉलर बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो टू बैक टू द सी. तो जो ये छोटे मछुआरे होते हैं ना, जो स्मॉलर बोट्स लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी यदि जाल में यदि छोटी मछली पड़ गई, यदि बेबी मछली पड़ गई, तो वो क्या करते हैं, उसे पास करने देते हैं. कैसे, क्योंकि इनके जो नेट का साइज़ होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें सिर्फ बड़ी मछली पकड़ाए, जो छोटी मछली हो वो नेट से आराम से निकल जाए, ताकि फ्यूचर में जब ये छोटी मछली बन जाए तब ये इसे पकड़ें. सो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन्स हैव केयर्ड फॉर द सी. तो क्या है, सिर्फ ग्रीडी होके नहीं, हमें काम करना चाहिए. तो ये फिशरमैन्स फ्यूचर का भी केयर करके काम करते हैं
So it fishes and fishes only a little to eat and sell. They say that if trawlers catch thousands of kg of fish every day, there will be no fish left in the sea. वो कहते हैं कि यदि ट्रॉलर्स एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ केजी यदि फ़िश पकड़ लेगी तो एक ऐसा भी समय आएगा कि सी में कोई मछली ही नहीं बचेगी, और वो तो बेबी फ़िश भी कैच करके ले जाती हैं, तो मछली रहेगी नहीं तो फिर और मछली कहाँ से आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेज़ इन आवर रिवर्स एंड सी। तो आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट बना के लिखना है कि क्या क्या डेंजर फिशेस फेस करती हैं रिवर्स में, सी में। अब रिवर्स में क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज़ होते हैं या पॉल्यूटेड वाटर डाल दिए, उससे क्या कभी कभी होता है कि वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर पॉल्यूटेड के चलते आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, एल्गी का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियाँ मरने लगती हैं। यदि कोई हार्मफुल पॉल्यूटेंट चला गया या केमिकल चला गया पानी में तो वो मर सकते हैं। यदि ऑयल स्पिल हो गया, ओशन और सी में जनरली ऑयल का जो जगह से दूसरी जगह शिप में ही ऑयल का ट्रांसफ़र होता है, तो यदि ऑयल स्पिल हो गया शिप या ओशन में तो वो उतनी जगह के पूरे एरिया फिर डैमेज होती है। जो मछलियाँ उनके संपर्क में आती है वो भी डैमेज होती हैं। तो ये सब आपको न्यूज़ रिपोर्ट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोट गेट्स हाउ मच। सो कौन सी बोट को क्या क्या और कितना मिला। सो इन अ ट्रिप अ लॉग बोट ब्रिंग अबाउट 20 kg ऑफ फिश। तो यहाँ एक टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल में आपको बताया हुआ है कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप एंड द स्पीड ऑफ बोट, दैट इज़ हाउ फार इट गोज़ इन 1 आवर। तो 1 घंटे में बोट आपका कितना दूर गया और आपने एक ट्रिप में कितने केजी मछली पकड़ी। बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ boats bring a bigger catch given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, so which is how far each boat goes in 1 hour. So look at the table and calculate. तो आपको ये टेबल देख के जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कैलकुलेट करना है। So first of all they are asking how much fish in all will catch each type of boat bringing 7 trips. अब यदि ये सारे बोट्स आपके साथ साथ ट्रिप लगाएंगे तो ये चारों बोट में हर एक बोट में कितने कितने केजी मछली आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉग बोट में। लॉग बोट में एक बार में कितनी मछली आ रही है, 20 केजी। उसको हम यदि 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तो इसमें लॉग बोट हो जाएगा 140 केजी। लॉन्ग टेल बोट इन 1 ट्रिप they are bringing 600 kg fishes, so in 7 trip they will bring 4200 या 4200 kg. Motor boat is bringing about 800 kg fishes in 1 trip, so in 7 trip it will produce around 560 kg. And machine boat which is bringing 6000 kg of fish in 1 trip, so in 7 trip it will be around 42,000 kg. Next question is asking about how far a motor boat can go in 6 hours. So where is the motor boat? Third. तो आपको मोटर बोट में दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर and we have to calculate how far it will go in 6 hours. So 20 into 6 it will be 120 kilometer. Moving to our next questions. Question C. If a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long it will take? So long tail, where is long tail? Yes, how long it will take? So here it is given 12 kilometer per hour. So they travel 12 kilometer in 1 hour. So 60 kilometer it will travel equal to 1 by 12 into 60, around 5 hours. Some big numbers are numbers. So we have already studied in our class 4th math magic that the numbers lakh which is equal to 100,000. So you had read that there are about 1 lakh bricks kiln in our country and where bricks are made. So what are the other things that you have heard in lakhs? आपने कौन सी और चीज़ें हैं जो लैक्स में सुनी है जिनकी कॉस्ट लैक्स में है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, लैक्स में कार आते हैं, ट्रक आते हैं, बसेस आते हैं लैक्स में। सो राइट अ नंबर 1000. नाउ राइट 100,000. पहले आप 1000 लिखिए, तो 1 पे कितने जाएंगे 0,
3, 1000. Now write 100,000. So you add 100 again. So it will be 1 on 1 there will be 5 zero. So how many zeros are there in the number 1 lakh? और 1 lakh में कितने जीरो होते हैं? 5 zero. Easy, isn't it? Next, moving to our next questions. There are about 2 lakh boats in our country. ठीक है, हमारे कंट्री में 2 लाख बोट है. हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर. तो कितने हाफ हो जाएंगे? 2 lakhs के हाफ करेंगे तो 1 लाख बोट आपके क्या होंगे? विथ मोटर होंगे और 1 लाख बोट विदाउट मोटर होंगे. तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर. तो राइट द नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर विल बी 1 लाख एंड उसको कैसे लिखेंगे? 1 पे 5 0. अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट. अब कितना है? कितने आए वो मोटर बोट्स? 1 लाख. 1 लाख का यदि हम 1/4 करेंगे तो कितना होगा? वो बिग मशीन बोट्स होंगे. करेक्ट. तो 1 लाख का 1/4 करेंगे तो 25,000 आएगा. तो 25,000 कितने हो गए आपके? मशीन बोट्स. हाउ मेनी 1000 machine boats are there? So there are 25,000 machine boats are there. Now come on, try to do it without writing. हाँ, हम इसको सिंपली कर सकते हैं ना without writing. So half of total boat in the country was 2 lakhs. Half will be motor boat. So half of 2 lakh will be 1 lakh. And 1 lakh का फिर 100 का यदि हम 1/4 करते हैं तो कितना होता है? 25 होता है. So 25,000. Correct. So moving to our next sections, we might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fishes, clean and sell them, make and repair nets and boats, etc. We also have a name for this big number. 100 lakh is called crore. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कितना था? 100,000 था आपका 1 लाख और फिर उस पर और 100 लगा देंगे. लाख पे 100 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़. से हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़? आपने करोड़ की कहीं बात सुनी है? व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर? अब करोड़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बताइए? करोड़ आपका किसी भी कंट्री का पॉपुलेशंस यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. बहुत सारी जगह और करोड़ उसका यूज़ हो सकता है. So I heard that in a country the population is crore. So 1 crore will be 100. 1 crore will be 100 lakh. ठीक है. So एक पे कितने जीरो आएंगे? तो total number of zeros will be 7. So 5 0 in lakh and when we add 100 to it, it will be 7 0. So 1 पे 7 0 1 crore. So try writing the number 1 crore and don't get lost in all the zeros. ठीक है. Next moving to our next section, that is the fish market. So have you been to fish market? आप कोई fish market गए हैं अपने पापा के साथ या किसी के साथ कभी fish लाने? So you have been, then you might know why it's a very noisy place and sometimes called a fish market. आप fish market गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कितनी सारी आवाज़ आती है, मछली ले लो, मछली ले लो, ये मछली वो मछली, लोग बातें करते रहते हैं. तो एकदम फिश. और जब क्लास में कभी कभी स्टूडेंट्स हल्ला करते हैं तो मैडम भी तो कहती है फ़िश मार्केट बना दिया है. तो फ़िश मार्केट क्या होता है? बहुत बिजी होता है, बहुत भरा हुआ रहता है, चारों तरफ नॉइज़ होता है. सो दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे. नाउ मेनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच. अब बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो अच्छे अमाउंट में मछली पकड़ के लाए हैं. द फिशर वुमेन्स आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू बायर्स. अब जो फ़िशर वीमेन होती हैं, देखिए इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, जो फ़िशरमैन की जो पत्नियां होती हैं वो मछली पकड़ के चिल्लाती रहती हैं, ये मछली इतने रुपए किलो, ताकि बायर्स वो सुन के वो मछली खरीदने आए. सो मिनी कम हेयर टेक सार्डिन्स एट 40 a kg. तो एक दूसरी लड़की है ग्रेसी, नेवर सो चीप, गॉट सोड फिश फॉर 60 a kg. ठीक है. देन एक और लड़की रहती है, वो बोलती है फ्लोरामा sells prawns for 150 a kg and कारूथम्मा sells squid for 50 a kg. तो आपको यहाँ पर 4 टाइप के मछली का भी नाम पता चल गया. क्या क्या था? एक सार्डीन हुआ, एक सोड फिश हुआ, प्रॉन्स हुआ, स्क्विड हुआ. तो लुक, Fazila can hardly carry the big
किंग फिश। तो एक और फिश का नाम पता चला, किंग फिश। फिश वे 8 kg एंड आई विल सेल होल फॉर 1200। तो मछली क्या है, मछली का वेट कितना है, एक मछली 8 kg की है और वो पूरी मछली कितने में बेचेगी, 1200 में बेचेगी। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। चलिए प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या दिया हुआ है, सो आपको प्राइस ऑफ किंग फिश निकालना है। सो एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजला सेल द किंग फिश। किंग फिश पर केजी कितना बिका, तो 1200 8 kg का, तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 8, इट विल कम अराउंड 150 पर kg। सेकेंड क्वेश्चन, फ्लोरम्मा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर डैट। अच्छा अभी हम ऊपर देखेंगे प्रॉन्स कितने kg बिक रहा था, 150 kg। सो 1 kg प्रॉन्स फिर 150 में, तो 10 kg प्रॉन्स कितना होगा, 1500 में, 150 into 10। नेक्स्ट मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोड फिश। कौन सी फिश उसने बेचा, सोड फिश। मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी एज ग्रेसी। अब मिनी ने भी उतना ही पैसा कमाया है जितना कि ग्रेसी ने कमाया है। सो हाउ मेनी kg ऑफ सार्डिन डिड मिनी सेल। ठीक है, तो सोड फिश का ऊपर प्राइस कितना दिया हुआ है, सोड फिश 60 रुपीज़ अ kg। ठीक है, और उसने 6 kg का बेचा है, तो 60 into 6 इट विल बी 360 रुपीज़ हो जाएगा। तो मिनी ने 360 रुपीज़ का सार्डेन्स बेचा है, और सार्डेन्स कितने के बिल रहे हैं, 40 के, तो 40 के, तो इट विल बी 360 डिवाइडेड बाई 40, 9 kg। करेक्ट, 9 kg मछली उसने सार्डिन की बेची है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Basir has ₹100. He spent 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawn. तो पहले 100 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा, 25। तो उसने 25 रुपीज़ किस पे स्पेंड किया, स्क्विड पे, और प्रॉन्स का 3/4, तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा, सो 100 into 3/4 इट विल बी 300/4 विच इज इक्वल टू 75। सो 25 का उसने क्या खरीदा बच्चों, 25 का स्क्विड खरीदा और 75 रुपीज़ का प्रॉन खरीदा। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी kg ऑफ स्क्विड डिड ही बाई। कितना kg उसने स्क्विड बाई किया। तो सबसे पहले हम स्क्विड का प्राइस देखेंगे। पीछे पेज में आपको स्क्विड का प्राइस दिया हुआ है, कितना है, 50 रुपीज़ अ kg। तो 1 kg कितना का, 1 kg 50 रुपीज़ का, और आपको कितना का उसने खरीदा है स्क्विड, 25 रुपीज़ का। सो उसने कितना खरीदा, हाफ kg। सो इट विल बी सिंपल कैलकुलेशंस, बस 25 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू हाफ kg। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन डिड ही बाई। सो गिवन Basir has 100 rupees, so he spent another 3/4 on prawns which will be 75 rupees. Now Floramma sold prawns for 150 rupees a kg, so Basir bought 75 divided by 150 which will equal to half kg of prawns. कितना prawns उसने खरीदा, हाफ kg of prawns खरीदा और हाफ kg of squid खरीदा। So try saying this faster. This is a tongue twister. Repeat it fast. ये एक टंग ट्विस्टर है, इसको जल्दी जल्दी बोलना होता है। सो सी सेल्स ऑन सी शोर, सी इश्योर डैट द सेल्स डैट सी सेल्स विल बी देयर नो मोर। इसको फास्ट जितना बोलेंगे ना हमारा, उतने क्लियरली हम बोल नहीं पाएंगे। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज वुमेन्स मीनाकर बैंक। द मीटिंग ऑफ मीनाकर बैंक हैज जस्ट बिगन। अब बैंक क्या होता है, बैंक वो प्लेस होता है जहाँ पर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं, फिर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम पैसे निकालते हैं। फजीला इज़ द प्रेसिडेंट, और ये मीनाकर बैंक की प्रेसिडेंट कौन है, फजीला है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्स 25 रुपीज़ एवरी मंथ एंड पुट इट इन द बैंक। अब जो ये फिशर वुमेन्स होती हैं जो मछली बेचती है, उसके बाद ये क्या करती है, पर डे 25 रुपीज़
बचाती है और उसको बैंक में डाल देती है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। तो पहले कितनी वीमेंस है, 20 वीमेंस है और हर एक कितना देती है पर मंथ, 25। सो 20 इंटू 25 इट विल बी 500 rupees. So 500 rupee is collected from the group each month. How much, next question, how much money will be collected in 10 years? So in 1 month the money collected is 500. So in 12 months how many money collected will be 500 into 12, which will be equal to 6,000. So in 1 year they are collecting 6,000 money. So if for in 10 years the money collected will be 6,000 into 10 equal to 60,000. Now our practice time questions. Gracie need money to buy a net. Jhansi and her sister want to buy a log boat. So they take a loan from their bank. They will return it with the interest. अब क्या क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अब ग्रेसी को क्या चाहिए, मछली पकड़ने के लिए नेट चाहिए और एक बोट भी चाहिए। अब इन दोनों को ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। अब उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे नहीं है तो हम बैंक से लोन लेते हैं और उसको हम कुछ इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को हम रिटर्न कर देते हैं, राइट। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू, द ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4,000 टू बाई अ नेट। उसने कितने पैसे लिए नेट बाई करने के लिए, 4,000, 4,000। सी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर अ ईयर। उसने एक साल तक पैसे बैंक को रिटर्न किए, दैट इज़ 345 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू बैंक। तो आपको बताना ये है कि उसने बैंक को कितने पैसे रिटर्न किए। तो इसका सिंपल हम कर सकते हैं। सो हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर, 12 मंथ। ईच मंथ हाउ मच मनी सी इज़ रिटर्निंग, 345। सो the money she returned will be 345 into 12, which will be equal to 4,140. Next, going to our next question B. Jhansi and her sister took a loan of 21,000 to buy a log boat. अब उन्होंने कितना लिया पैसा लॉग बोट के लिए, 21,000 लिया। She paid back a total of 23,520 in a year. तो क्या हुआ कि हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। तो ईच मंथ उन्होंने कितने पैसे रिटर्न किए आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि एक ईयर में कितने पैसे उसने पे किए। सो इट विल बी, तो झांसी एंड हिज सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाई अ लॉग बोट। दे पेड 23,520 in a year. So the amount they will pay back every month will be 23,520 divided by 12, which will come equal to 1,960 rupees. Now earlier women did not go on boat to fish. पहले औरतें क्या करती थी, मछली पकड़ने नहीं जाती थी, वो घर पे बैठ के वेट करती थी, मछली आ जाती थी तो उसको वो मार्केट में बेचती थी। बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन बोट्स ड्यूरिंग द डे। अब क्या होता है, अब टाइम चेंज हो गया है तो अब और औरतें होती हैं इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो अब वो भी बोट पे जाके मछली पकड़ने जाती है। थिंग्स आर नाउ चेंजिंग एंड देयर बैंक्स हेल्प देम। अब बैंक भी उन वेमेंस को प्रमोट करता है, हेल्प करता है, जो वेमेंस इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहती है उन्हें पैसे देता है ताकि वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर पाए या कोई नया काम कर पाए। दे हैव ऑल्सो गॉट अ स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश। नाउ वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश डाइंग फैक्ट्री। मतलब अब क्या होता है कि हम फिश डाइंग फैक्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है द वीमेन ऑफ मीनाकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। अब क्या करते हैं ये लोग, फ़िश तो लेके आते हैं लेकिन फ़िश तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसका एक ये सॉल्यूशन हो सकता है कि वो फ़िश को हम ड्राई कर दें और ड्राई फिश महंगे दामों में बिकती है कंपेयर टू फ्रेश फिश। सो द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। तो उनको फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड कौन देगा, पंचायत ने दिया। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड 74,000 रुपीज़। और उन्होंने सालों से बचा के 74,000 रुपीज़ उन्होंने बचाया था। दे फाउंड आउट
दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीडेड फॉर फैक्ट्री। अब वे को पता करना है कि उनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए और कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो फैजला राइट द थिंग्स दे नीड टू बाई टू बिगिन। फैजला एक लिस्ट बनाती है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्हें खरीदनी होगी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। सी द टेबल ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो आपको एक ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल फैज़ा ने फैक्ट्री सेटअप के लिए बनाया। उसको कौन कौन से आइटम चाहिए, कितने नंबर का में आइटम चाहिए, ईच आइटम का प्राइस कितना है और आपको कॉस्ट निकालना है। तो किसी आइटम का हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट विल बी द प्राइस ऑफ ईच आइटम इनटू द नंबर ऑफ आइटम। सो फर्स्ट विल बी बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, सो इट्स कॉस्ट विल बी 3000 into 1 equal to 3000. Bamboo rack for fish drying, so its cost will be 2000 into 20 which will be equal to 40,000. Cement tank, so the price of each cement tank is 1000 and how many numbers of tanks they require, 4, so its cost will be 4 into 1000 which will equal to 4000. Tray and knife, its price will be 300 into 20 which will equal to 6000. And bucket, they require 20 buckets and the cost of bucket, price of one bucket is 75, so cost of 20 buckets will be 75 into 20 which will equal to 1500 rupees. So total cost required for the factory setup will be, we have to sum up all the items cost, item cost, and then we can determine the cost to set up a factory which will come around 54,500. So next it is given, when fresh fish is dried it becomes 1/3 of its weight. तो जब फिश हम ड्राई करते हैं तो वो ड्राई होकर उसका वेट क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है. सो इन अ मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश. और एक मंथ में वो कितना प्लान करते हैं, 6000 kg ऑफ फिश वो प्लान करते हैं कि हम बेच लेंगे. सो हाउ मच ड्राइड फिश दे विल गेट इन अ मंथ. सो कितना होगा, 6000 का 1/3 कर देंगे तो हमें ड्राइड फिश मिल जाएगा. सो 6000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2000 kg. 2000 kg उन्हें मिल जाएगा. सो नाउ ये आपको एक टेबल दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. फ्लोरामा लेट अस कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश. अब हमें 6 kg के फ्रेश फिश के लिए कैलकुलेट करना है. वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 and we sell dry fish as ₹17. So next they are asking, we dry 6 kg fresh fish to get dash kg of dried fish. तो आपने ऊपर पढ़ा था ना कि 1/3 फ्रेश फिश का 1/3 क्या होता है, ड्राइड फिश होता है. तो 6 का 1/3 करेंगे तो इट विल कम अराउंड 2 kg ऑफ ड्राइड फिश. सो फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैड टू पे. सो 6 into what is the price for fresh fish, 15. So 6 into 15 it will come to 19. Next will be, we will sell 2 kg dried fish and get. अब हम 2 kg ड्राई फिश बेचेंगे, ठीक है. तो 2 into कितना प्राइस है, 70. It will come around 140. So if we dry 6 kg fresh fish we will earn कितना, 140 minus 90 it will come around 50 rupees आएगा. So if we dry 6000 kg, how much we can earn? So it will be simply, so it is simple calculations. For 6 kg they are getting a profit of 50 rupees. They are getting 50 rupees. So for 6000 kg it will be 50 into 1000 which is equal to 50,000 rupees they will be earning in a month. So next is, they all are very happy and with this plan the group can make profits and each woman can get a salary from the work she does. So Jhansi, I found that 6000 kg fish we need 1500 kg salt every month and its price is ₹2 per kg. So what will be the monthly cost for the salt? 1500 into 2 equal to 3000. So packing and bus charges are कितना आपका दिया हुआ है, 3000. So the total monthly cost for drying and packing bus charges कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. सो इट विल बी 3000 प्लस 3000 विल कम इक्वल टू 6000. सो फैजिला, दैट साउंड्स वेरी गुड. आवर कैलकुलेशंस टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000.
नाउ चेक टू सी इफ़ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। अब आपको ये चेक करना है कि आपको सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, आपको 6000 kg को एक मंथ में आपको करने पे कितना पैसा मिल रहा था, 50,000, करेक्ट। 50,000 में से आपको माइनस कर देना है, आपको बस सॉल्ट और पैकिंग बस चार्जेस कितना आया था, 6000। तो 50,000 माइनस 6,000, it will come around 44,000. So yes, our calculation is correct. Thank you for watching the video. Don't forget to like and subscribe. See you in the next chapter.